कैसे हैं भैया आप सब? आज हमारी क्लास की स्ट्रेंथ मुझे बहुत कम लग रही है। लड़कियां तो फिर नजर आ रही हैं, लड़के तो है ही नहीं। बस ये कुछ बैठे हुए हैं और उधर हैं थोड़े से। आज कोई खास वजह ना आने की? हैकाथॉन, अच्छा हाँ, हैकाथॉन की डेडलाइन भी तो है कल। कल है ना? आज 7 है। 8 मतलब संडे लास्ट ही होगा। कल 12 था, हाँ 12 से पहले पहले। और हैकाथॉन 2 के कितने फेज है तकरीबन? 5 फिर बनता है। क्योंकि आप लोगों के पास एक मैसेज आया होगा, फाइनल असेसमेंट। देखा वाला मैसेज? तो इससे ना आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा होगा कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। तो मैंने शायद लास्ट क्लास में आपको बताया भी था ये वाली बात कि अब हमारा ये जो कोर्स है किस पे आ चुका है, एंड। क्या बताया था कितनी क्लासें रह गई तकरीबन? 4 से 5, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर चीज़ें चेंज हो गई। हैकाथॉन 0। प्लान में थोड़ा सा चेंज है। जो लास्ट टाइम हुआ था ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस आज से हम नहीं पढ़ेंगे फिर से। आज हम दोबारा से शिफ्ट होंगे, दोबारा फास्ट एपीआई। देखिए, आज हम दोबारा से शिफ्ट होंगे फास्ट एपीआई में। उसके अलावा हमारे पास अब जो कंटेंट आ गया है दोबारा, वो कंटेंट आ गया है कम से कम 8 से 9 क्लास है। तो डिसाइड हो गया है, आउटलाइन बन गई है, दोबारा से सब चीज़ें चेंज हो गई है। तो अब आपकी क्लासें जो चलेंगी ईद के बाद भी कंटिन्यू हो रही है। पहले हम कह रहे थे कि रमज़ान से पहले पहले या तो रमज़ान के अंदर अंदर हमारा कोर्स वाइंड अप हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ना था? क्यूबरनेटिस पढ़ना था, 5 क्लासें थी, हम वो वाला काम खत्म कर लेते। लेकिन अब क्या हो गया है, दोबारा से फास्ट एपीआई। उसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जैसे काफका, आप लोगों ने हैकाथॉन में देखा हो शायद। उसके अलावा फिर हम शायद किसी डिप्लॉयमेंट में एमसीपी हमारा मेन रह गया। एमसीपी हमने बहुत सुना है क्लास में, एमसीपी क्या है, एमसीपी हम यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक अपने एमसीपी सर्वर, एमसीपी क्लाइंट बनाना सीखा नहीं। अच्छा, अगर हमारी क्लास में अजमीना है, अजमीना तो वो स्टेज पे आ जाए। अजमीना इधर स्टेज पे आ जाए। उनको एक बात कहनी है मैंने, पीछे खड़े में स्टेज की तरफ आ जाए, ठीक है? तो कोर्स चेंज हो गया है फिर से। कुछ क्लासें मैंने कहा था, लास्ट टाइम बताया था कि क्यूबरनेटिस रह गया, ये आखिरी फेज है हमारा। लेकिन अब क्यूबरनेटिस हम कब पढ़ेंगे? अब हम क्यूबरनेटिस पढ़ेंगे शायद ईद के बाद। और ईद के बाद हमारी कितनी क्लास होंगी दोबारा से? 4 करते हैं। तो ईद के बाद कितनी क्लास होंगी हमारी? 4 क्लासें। वो 4 क्लासें फिर हम किस पे पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे क्यूबरनेटिस। अब अगर आप देखें ना, इसमें ना थोड़ी सी आप लोगों की भलाई है। अभी हो क्या रहा था हमारे इस कोर्स में, बैक टू बैक ऐसी चीज आ रही थी कि आप एक चीज पढ़ के निकलते थे, दूसरी खतरनाक चीज आपके सामने आ रही थी। डॉकर आपके लिए एक नई बला थी। डॉकर समझना, डॉकर को इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीजें। अभी हमारा डॉकर खत्म हुआ नहीं था कि आपके सामने क्या आ गया? क्यूबरनेटिस। फिर अगर आपका क्यूबरनेटिस खत्म होता फिर उसके बाद क्या करते हैं आप? तो इससे बेहतर है कि हर चीज अलग अलग करने के बजाय सारी चीज़ आपके पास एक ही साथ आपके ऊपर आ जाए, एक स्ट्रक्चर वे में आपके पास चीज़ है। तो कुछ क्लासेस तो हमारी ज़्यादा हुई है, उसका शायद आप लोगों को काम हो, हमें नहीं है, क्योंकि हम पढ़ा लेंगे। हमें मसला नहीं है, क्योंकि हमें वो भी पढ़ाना था, क्यूबरनेटिस भी हमें कभी ना कभी पढ़ानी थी। बस ये हुआ है हमारे लिए, क्यूबरनेटिस थोड़ा सा एंड पे चली गई। इसका फ़ायदा आप लोगों को भी होगा कि आप डॉकर की प्रैक्टिस कर लेंगे, तब तक आपका डॉकर पे बहुत अच्छे से हाथ से हो जाएगा ईद के बाद तक। फिर अगर आप क्यूबरनेटिस पढ़ते हैं
तो फिर आपको क्यूबरनेटिस समझ भी आएगी। हमारे लिए फ़ायदा ये हुआ है कि कुछ टाइम हमें भी मिल गया क्यूबरनेटिस पढ़ाने का। अब ये होगा कि पहले भी हम क्यूबरनेटिस डिलीवर करते थे, लेकिन अब क्या होगा कि अब जो हम क्यूबरनेटिस डिलीवर करेंगे आपको इनके बाद, हम लोग भी तैयार होंगे, बहुत अच्छे से तैयार होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये वाली जो चीज़ें हैं, हम भी क्या कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, फिर आपको बता रहे होते हैं, क्योंकि इतनी नई नई चीज़ें हैं। क्यूबरनेटिस तो खैर पुरानी है, उसका तो हमें पता भी है, उसमें तो चले मेरा थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन भी था, लेकिन बाकी जितनी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं, मिसाल के तौर पे ओपन है एजेंट एसडीके, अब अगर आप सामने वाले से टीचर से पढ़ाने वाले से एक्सपेक्ट करें कि इसका 1-2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आई अभी 1 हफ्ते पहले। आप लोगों को आपको कोर्स में पता है आप लोगों के साथ आपकी आउटलाइन कैसे चेंज होती है। अभी 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले या कुछ टाइम पहले कोई चीज़ आती है इंडस्ट्री में, वो चीज़ कहाँ इम्प्लीमेंट हो जाती है आपकी कोर्स में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसको हम कभी गलत नहीं कहते, और ये मैंने बताया भी आपको अच्छी क्यों है, क्योंकि जब अगर कोई नई चीज़ आती है और वो मार्केट में बहुत जल्दी इन होने वाली होती है, तो इंडस्ट्री में ना उसके डेवलपर नहीं होते, और अगर आप वो चीज़ सीख के बस उसको अप्लाई कर दो, तो इसमें एक एज आपको मिलता है। लेकिन कब मिलेगा, जब आप वाली चीज़ अप्लाई करेंगे सीख के। अगर आप सिर्फ सीख रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक एजेंट एसडी के सीखने के बाद कभी कोई ऐसा एजेंट नहीं बनाया जो इंडस्ट्री में चल रहा हो, सभी है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एजेंट बना के ऐसा कोई एजेंट बना दिया जो इंडस्ट्री में चल रहा हो, कोई भी नहीं है। कितने लोग हैं जिसने कभी एजेंट बना के सर्विस दी हो किसी को, कोई भी नहीं है। क्यों पढ़ा था भाई, फिर क्या कर रहे हैं आप लोग। तो गैप कहाँ रह गया, गैप आप लोगों को खुद समझ आ रहा है, गैप कहाँ रह गया। आप लोग पढ़ तो रहे, असाइनमेंट भी बना रहे, किसी तरह आप एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में जंप भी कर जाते हैं, टेस्ट आता है आप लोगों के ऊपर, आप टेस्ट के लिए पढ़ लेते, लेकिन आप लोग मेहनत कहाँ नहीं कर रहे, कहाँ मेहनत नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, और उसको फिर मार्केट में सेल नहीं कर रहे। अब मैंने आपको लास्ट टाइम, मैं फिर आपको वही वाली बात कहूंगा कि या तो आप लोग अमीर बहुत है, फिर वही वाली बात कि आप लोग अमीर बहुत है, आपको पैसों की जरूरत ही नहीं है, कि क्या करेंगे एक एजेंट से पैसे लेके, एक सर्विस देके क्या करेंगे। या तो फिर आप लोग थोड़े से सुस्त हो गए, इसको निकालें इससे पहले आपका कोर्स खत्म हो, सारी चीजें। अभी आप लोगों के पास टाइम है, अगर आप अभी इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो आप कर जाएंगे। कोर्स खत्म हो गया, आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो आप फिर कभी भी नहीं करेंगे। और मैंने ऐसे काफी लोग देखे हैं कि जब एक चीज होता है ना, कि हमारे सर जिया ही कहते हैं कि हम कौन सी वाली कौम है, डंडे वाली कौम है, कि जब तक हमारे ऊपर प्रेशर ना आए हम कोई काम नहीं करते। तो अगर आपका कोर्स ही खत्म हो गया, आपसे कोई सवाल करने वाला ही नहीं है, आप क्यों करेंगे। अपने लिए कर ले, लेकिन आप फिर मज़ीद चीज़ें मेरा नहीं ख्याल के करेंगे, क्योंकि आप कोर्स के दौरान अगर कोई चीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ आपसे कि आप कोर्स के बाद वो चीज़ अप्लाई कर लेंगे। तो इस चीज़ को अभी से रियलाइज करें, छोटे छोटे टास्क बनाए, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। आप लोग की भलाई है, पैसे आ जाएंगे, पैसे कमाना शुरू कर दें। अगर लगे आपको ज़रूरत नहीं है, किसी को दे देना, किसी की मदद कर देना, इस तरह कुछ ना कुछ कर लिएगा, लेकिन शुरू कर दें आप। कि जो स्किल है ना आपकी, कम से कम वाले स्किल तबाह ना हो। आप एजेंट ऐसे कि अगर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया कितने अर्से से, अभी मैंने आपको बताया ना हमारा कोर्स चेंज हुआ है, अभी 2 क्लास के बाद हम ओपन एजेंट ऐसे के दोबारा पढ़ेंगे नहीं, उसके एडवांस कॉन्सेप्ट आपको एजेंट बना के दिखा रहा हूँ इस तरह, क्या आउटलाइन का पार्ट आ गया। तो अगर आपको चीज़ें याद ही नहीं है तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे, मेरे लिए भी मसला है। और मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ पुरानी वाली, तो आप लोग क्या कहेंगे कि मुझे तो ये वाली चीज़ें याद ही नहीं है। और क्यों याद नहीं होंगी, क्योंकि आपने इम्प्लीमेंट नहीं की, पढ़ी है आप लोगों ने उस टाइम याद भी की थी, आप लोगों ने टेस्ट भी दिए, लेकिन मसला क्या है, आप लोगों ने क्या नहीं किया, बस इम्प्लीमेंट नहीं किया। और दूसरी बड़ी गलती ये करते हैं, आप लोग कोड को याद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कोड कभी भी याद करने वाली चीज़ नहीं है। कोड क्या है, समझने वाली चीज़ है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे। कोड आपको कौन लिख के दे देता है आज के टाइम पे, एआई। कोड आपको कहीं से भी मिल जाता है, आपको बस पता होना चाहिए अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम आई है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास ये है। नहीं याद आपको किस तरह होना है, आप जाके चैट जीपीटी से पूछ लें, आप डॉक्यूमेंट देख लें,
ये तरीका होता है। अगर आप ऐसे करने बैठ जाए कि एजेंट एलजी के अंदर सारी चीजें याद करने बैठ जाए, स्कूल नहीं है भाई ये, ना ही जिस तरह से हम पढ़ते आ रहे हैं वो वाला तरीका यहाँ चलेगा भी नहीं। बस आपके पास क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट की बेसिस के ऊपर बस आपको ये होना चाहिए कि आपके पास जो प्रॉब्लम आई, आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरह निकालना है, यही टोटल कोडिंग है बस। इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। आपने प्रॉब्लम फाइंड की, आपके पास आपको किसी क्लाइंट ने या किसी यूजर ने आपको आपकी प्रॉब्लम दिला के दी, आपने क्या करना है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, वो आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के क्या दे देता है, बस पैसे, कुछ पैसे दे देते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो सही है, लेकिन अगर आप बाहर कर रहे हैं तो अपने हिसाब से कुछ पैसे देते हैं, यहाँ आके थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा डॉलर पीकेआर का डिफरेंस। तो करें स्टार्ट, जॉब करनी है जॉब करें, लेकिन अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो कम से कम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, क्योंकि ये भी चीज़ टाइम लेती है, काफ़ी टाइम लेती है। दूसरी चीज कि हैकाथॉन की डेडलाइन आप लोगों की तकरीबन आ गई है। अब है 9 तारीख। कितने फेज जमा कराने हैं आप लोगों ने? 5 फेज। और दूसरा इसके अंदर एक और आप लोगों के पास मैसेज आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा हैकाथॉन असेसमेंट के नाम से एक मैसेज चलाया था, हर ग्रुप में चला था सरवीन ने। हैकाथॉन 2 आपके फाइनल असेसमेंट के लिए सिर्फ 20% है, 1 और 2 दोनों मिला के कितने? 20%। उसके अलावा आपको कितने? 40% उसके अलावा उसके अंदर आपने मजीद चीजें देखी होंगी। हैकाथॉन 0, एक ये हैकाथॉन है, हैकाथॉन 5, और इसके अंदर आप लोगों को एक टेस्ट नजर आ रहा होगा FTs करके कुछ। तो ये सारी चीजें अभी होंगी। अभी आप लोग किस पे? सिर्फ आप लोगों ने एक ही हैकाथॉन किया। आप लोगों के पास 1 भी आएगा, 1 तो शायद आप लोगों ने किया होगा, 1 किया हुआ है, दूसरा हैकाथॉन चल रहा है आपका। तो ये 2 हैकाथॉन के बाद आप लोगों के पास अगला जो फेज आएगा वो कौन सा है? इसके बाद फौरन बाद हैकाथॉन 0। तो ये करना है आप लोगों ने। और हमारी क्लास में ऐसे ऐसे लड़के भी मुझे आज पता चला जिन्होंने 5 फेज कर लिए, 5 हैकाथॉन कर लिए भाई। हम तो ये सोच रहे हैं ना कि हैकाथॉन 2 फेज 5, 0 से लेके 5 तक कुछ लड़के करके बैठे हुए यहाँ पर। एक तो ये रहे सामने, ये आरिफ भाई के पीछे वाले, और एक और होते हैं, पता नहीं कहाँ गए, समी जी जी, एक ये, और दूसरा कौन है? एक हमारे क्लास के हैं समी, वो भी है, शायद फीमेल्स में से भी किसी का हो। हम समझ रहे थे, मैं जानते समझ रहा था वो सही था कि 5 फेज कर लिए, वो अच्छी बात थी, लेकिन हैकाथॉन 5 ही कर लिए। ये वाकई एक इम्प्रेसिव चीज़ है, क्योंकि वहाँ तक अभी तक मैं खुद नहीं पहुँचा। मैंने भी अभी तक हैकाथॉन के 5 फेज तो कर लिए, लेकिन बाकी जितने हैकाथॉन है, 5 हैकाथॉन, 0, ये सारी चीज़ें ये हमने भी नहीं की। अच्छी बात है, करें, इंतज़ार नहीं करें कि आप लोगों को मिलेगा तो आप करेंगे। एक ना एक दिन आप लोगों ने करना ही है। एक मिनट, एक ना एक दिन आप लोगों ने करना ही है। तो जब आपको टाइम मिल जाए, तो आप क्या करें? फिर वो चीज़ क्या कर लें? इम्प्लीमेंट कर लें। कि ना हमारे प्लान में थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। आज से जो हम पढ़ेंगे वो दोबारा से क्यूबरनेटिस नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे होंगे हम? फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई में आप लोग पता है कि हमारी कुछ क्लासें मिस हुई थी, छुट्टियां हो गई थी, यहाँ पर कोई 1-2 क्लास हमारी रह गई थी। तो अभी तक ना हमने सारी चीज़ें देखी है, लेकिन एक मेन चीज़ नहीं देखी हमने अभी तक फास्ट एपीआई के अंदर, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। ये वाला पार्ट हमने नहीं देखा। और दूसरा मुझे ये बता दें कि कल जो क्लास हुई है, कल और परसों ऑनलाइन, जो ग्रुप्स में आप लोग के आफ्टरनून वाले, सैटरडे आफ्टरनून, फ्राइडे आफ्टरनून, हर ग्रुप में चली है, क्या आप लोगों की फास्ट एपीआई की क्लास हुई है? वो कितने लोगों ने लिए? कितने लोगों ने लिए? 1, 2, बस 3? क्यों भाई, वैसे नहीं देखा था आप लोगों ने? तो अगर नहीं देखी तो बनाए कह रहा हूँ उसको देखें, तो बहुत अच्छी क्लास है।
हमारे थर्सडे के टीचर सर बिलाल मोहम्मद खान, उन्होंने ली है और बहुत इन डेप्थ पढ़ाई है। पूरी मैं भी नहीं देख सका, लेकिन मैंने देखी है, उन्होंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई है। और उनका जो मेन डोमेन है, ठीक है। तो अब जो हमारा मेन डोमेन है, हमारे मेन डोमेन नहीं, मैं बता रहा था कि सर बिलाल ने बहुत अच्छी क्लासेस ली है, क्योंकि उनकी जो एक्सपर्टीज है, मेन एक्सपर्टीज, वो किसके अंदर है? बैकएंड के अंदर, टोटल बैकएंड के अंदर। और कितने साल से काम कर रहे हैं? तकरीबन 25 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास, जिन्होंने वो कल क्लास ली है। तो अगर आप उनका कोड स्ट्रक्चर भी देखेंगे ना कल की क्लास के अंदर, जिस तरह उन्होंने एक एक चीज़ को ब्रेक करके एक एक चीज़ को समझाया, बगैर किसी चीज़ को यूज़ किए ना। जिस तरह हम काम करते हैं ना कि एंड पॉइंट डिफाइन करते हैं, सारी चीज़ें उसी के अंदर कर रहे होते हैं, उन्होंने हर एक चीज़ को छोटे छोटे पार्ट से ब्रेक किया है। डेटाबेस की लॉजिक अलग की है, डेटाबेस की हमारे पास बिजनेस डेटाबेस की लेयर अलग की है, बिजनेस लेयर अलग की है। उसके अलावा जो हम जितने भी हैं क्या करते हैं कि एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, एसक्यूएल मॉडल, उसके सारे मॉडल्स अलग क्रिएट किए हैं, एक्सेप्शंस अलग बनाई है। मतलब इतना उन्होंने छोटे छोटे पार्ट से ब्रेक कर दिया। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल तो लगेगा, लेकिन आप लोगों को वाकई मज़ा आएगा देखने में। बहुत अच्छे से पढ़ाई है। एक क्लास में उन्होंने कहा था कि एक क्लास में ऑथेंटिकेशन पढ़ाऊंगा, लेकिन 2 क्लास हो गई है। उनसे 2 क्लासों में भी वाली चीज़ कवर नहीं हुई। उसकी वजह और डिटेल में पढ़ा रहे हैं, और तीसरी क्लास भी एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगी। तो ये करें, लास्ट में आप लोगों ने कौन कौन सी क्लास देखनी है? 2 क्लासेज हुई है पेनावर्सिटी के ऊपर। आप पेनावर्सिटी आगे सर्च कर लें, यहाँ पर आगे यहाँ पर अगर आप youtube.com कर लें, इस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल, यहाँ पर अगर आप सर्च कर लें पेनावर्सिटी, लाइव पे ये देखिए 2 क्लास हुई है। एक दिन पहले, ये कोई 1 घंटे की होगी, और दूसरी वाली कौन सी है? ये वाली। ये भी कितने घंटे की क्लास है? तकरीबन 2 घंटे 17 मिनट की क्लास है। तो ये देखनी है। इससे काफ़ी फायदा आप लोगों को होगा, आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। अभी तक जो आप लोग काम कर रहे हैं ना, मिसाल के तौर पे आप लोगों ने हैकाथन 2 बना लिया, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों ने यूआई सबने बना ली होगी, फेज 2 सबका हो गया होगा। कोई ऐसा जिसका हैकाथन 2 का फेज 2 नहीं हुआ हो? ऐसे कितने लोग हैं? अच्छा, बातें नहीं करें। हैकाथन 2 का फेज 2, कोई ऐसा जिसका हैकाथन 2 का फेज 2 नहीं हुआ अभी तक? सबका हुआ है। तो उसमें ना आप लोगों ने एक चीज लगाई होगी, ऑथेंटिकेशन सबने लगाई होगी। बैकएंड में भी कुछ ना कुछ काम किया होगा उसका, आप लोगों ने अगर बेटर ऑथ यूज किए, अगर आपने कस्टम भी बनाया, तो आप लोगों ने पूरा ऑथेंटिकेशन का फ्लो बना दिया। आप लोगों का चल भी रहा होगा, भरोसा है आप लोगों पे। लेकिन मेजॉरिटी को ये नहीं पता कि जो काम हुआ है, ये काम हुआ किस तरह है। ये जो लॉगिन साइनअप का फ्लो चल रहा है, ये लॉगिन साइनअप के फ्लो में होता क्या क्या है, किस तरह यूजर ऑथेंटिकेट होता है, यूजर के राउट प्रोटेक्ट्स होते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक चीज़ खिलाती है RBAC, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। उसके अलावा किस API का किसको एक्सेस देना है, लॉगिन ना हो तो API का एक्सेस हमारे पास देना है कि नहीं देना। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने की है, सबने की है हैकाथॉन के अंदर, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है। आप लोगों ने उसके अंदर टोकन्स भी बनाए होंगे, पासवर्ड की हैशिंग भी की होगी आपने। अक्सर तो पता नहीं, एक मेरे पास स्टूडेंट ही आया था, पता नहीं कौन था, इसी क्लास में होगा, वो मुझे कहीं और भी मिलता है। तो मतलब इस तरह समझ लें कि हमारे घर के करीब ही रहता है। तो क्या उसका मसला पता है क्या था? अगर आप पता नहीं आप लोगों में से उसको मसला होगा नहीं होगा, वो मसला ये है कि कह रहे हैं कि मैं लॉगिन साइनअप करता हूँ, मैं ईमेल डालता हूँ और अपना पासवर्ड डालता हूँ। कह रहे हैं मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, वो पासवर्ड डेटाबेस में सेव नहीं हो रहा। अब मैंने किस तरह सेव हो रहा है, तो जब उसका डेटाबेस देखा, वहां पर वो पासवर्ड इनक्रिप्ट होके, तो आपको पता होगा कि डेटाबेस के अंदर पासवर्ड एज इट इज नहीं रखते, किस तरह रखते हैं, पहले उसका हैश क्रिएट करते हैं, हैश रखते हैं,
वो इस बात पे परेशान है कि हैश हैश क्यों आ रहा है, उसको ये नहीं पता। और दूसरा पता है क्या कह रहे हैं, कि कह रहे हैं अगर मैं वही वाला हैश कॉपी करके लॉगिन करते हुए डाल रहा हूँ, वो मुझे लॉगिन भी नहीं करने दे रहा, लेकिन अगर मैं सही पासवर्ड डाल रहा हूँ तो मुझे लॉगिन करने दे रहा है। कैसे हो रहा है ये? तो ऐसा भी है, ऐसी कहानी भी है। तो फ्लो आप लोगों ने सबने बनाया हुआ है, एआई ने पूरा फ्लो बनाया है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है बस वो चीज़। आप लोगों को तो पता होगा, लेकिन मेजोरिटी को वाली चीज़, या काफ़ी लोगों को या कम लोगों को वाली चीज़ नहीं पता कि ये जो पूरा फ्लो है, हैशिंग, जेडब्ल्यूटी, उसके अलावा हेडर्स, किस किस तरह से डेटा लगाना है, मॉडल्स, किस किस तरह से डेटा को सिक्योर करना है, ये वाले कॉन्सेप्ट आपको थोड़े बहुत नहीं पता। तो आज की क्लास में ना जो हम मेन डिस्कस करेंगे, वो क्या होंगे, ये वाले सारे पॉइंट्स, कि टोकन क्या होता है, टोकन किस तरह बनता है, उसके अलावा आप लोगों के पास जो हैशिंग वगैरह होती है वो किस तरह होती है, राउट्स को सिक्योर किस तरह करना है। अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम क्या करेंगे, एंड में प्रैक्टिकल करके भी वाली चीज़ देख लेंगे। लेकिन मेन जो चीज़ है आप लोगों की, मैंने फिर कह रहा हूँ, मेन जो चीज़ है वो आप क्या करेंगे, ये वाली क्लास पेनावर्सिटी वाली, ये आप लोगों पे फर्ज है एक तरह, ये वाली क्लास आप लोगों ने देखनी है। उसके अलावा अगर आपको याद हो, जब हम फास्ट सीपीआई पढ़ रहे थे, फास्ट सीपीआई पढ़ते हुए हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया था, याद है, डॉक्यूमेंट से पढ़ाया था, कि उसमें आप लोगों को क्लाउड की सारी वो दे दी थी, प्रॉम्प्ट दिए थे, उस प्रॉम्प्ट के थ्रू हम लोगों ने क्या किया था, एक एक करके वो पूरी ईमेल बनाई थी। डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है, ये रहा। और ये डॉक्यूमेंट, बाकी डॉक्यूमेंट अगर हम देखें तो कुछ तो मेरे हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट एक सर ने बनाया था, फ्राइडे वाले सर हमजा सैयद, आप लोगों से बहुत लोग जानते हो, क्योंकि जब मुझे ये वाली क्लास मिली थी वो क्लास थी ही नहीं की, सर हमजा सैयद थी क्वार्टर 1 में। ठीक है, तो अगर हम ना ये वाला डॉक्यूमेंट एक बार आपको गो थ्रू करके दिखा दें, इसके अंदर ना सारी वो चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है। सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पर ट्यूटोरियल है कि आपने क्या करना है, डेटाबेस कनेक्शन भी हमने देखा था। डेटाबेस हमने कौन सा यूज किया था, डेटाबेस कौन सा यूज किया था हमने, नियॉन। नियॉन का डेटाबेस क्या है, बस बिहाइंड द सीन उसके कौन सा डेटाबेस यूज हो रहा है, पोस्टग्रेस। लेकिन नियॉन क्या है, बस एक क्लाउड है, जिस क्लाउड के ऊपर वो वाला पोस्टग्रेस का हमारे पास डेटाबेस डिप्लॉय है, और नियॉन एज अ सर्विस काम कर रहा है। किस तरह काम कर रहा है, नियॉन एज अ सर्विस। और मैं आपको ना ये वाला डिफरेंस ही बताया था डायग्राम्स के थ्रू कुछ क्लासों में, कि हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस कौन से होते हैं और नॉन रिलेशनल कौन कौन से होते हैं। रिलेशनल किस तरह चल रहे होते हैं, और जो हमारे पास नॉन रिलेशनल है वो किस तरह चल रहे होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो नियॉन वाला डेटाबेस है, ये जो हम यूज कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन इसके क्या यूज हो रहा है, पोस्टग्रेस। अब जब इसकी पोस्टग्रेस यूज हो रहा है, पोस्टग्रेस कौन सा डेटाबेस है, कौन सा डेटाबेस है, एसक्यूएल है, रिलेशनल है, नॉन रिलेशनल है, कौन सा है, कौन सा है, रिलेशनल। इसके अंदर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि काम क्या होता था, कि जब भी ये वाले डेटाबेस क्रिएट होते हैं, यहाँ पर जो इसका पूरा फॉर्मेट चलता है वो कौन सा फॉर्मेट चलता है, टेबल फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट चलता है, टेबल फॉर्मेट। टेबल फॉर्मेट किस तरह कि उसके अंदर ही रॉज होंगी, उसके अंदर ही कॉलम होंगे, रॉ और कॉलम की उसके ऊपर चीजें चल रही होती। तो बस आप लोगों को ये वाला काम हमने करके दिखाया था, कि हमने स्टूडेंट एपीआई बनाई थी। अभी के लिए अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, पूरा पाथ हमारे पास क्लियर है, कि स्टूडेंट एपीआई, ये वाली चीजें सारी। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर आके वेरीफाई सेटअप, ये सारी चीजें इंस्टॉल फास्ट हो गई, ये चीजें हमने लास्ट टाइम देखी हुई है। और उसके बाद हर एक के लिए राउट बनाने के लिए, हर एक के लिए राउट बनाने के लिए भी हमारे पास चीजें अलग अलग है। ये 3 चीजें भी आपको पता होंगी। ये क्या होता है, यूवी कोड। यूवी कोड क्या होता है, किस काम आता है, सर्वर चलाने के लिए। उसके अलावा ये जो मेन है, मेन और ऐप, ये क्या काम करता है, कि ये जो मेन का फोल्डर है, इसके अंदर जाके आप जो ऐप का जो आपने कॉल किया हुआ है, ऐप का जो वेरिएबल है, उसको क्या करना है आप, ये क्या कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक बता रहे हैं कि ये क्या करना है, आप लोगों ने जाके रन करना है। उसके बाद जो रिलोड है, ये भी लगाते हैं, रिलोड भी लगाते हैं, ताकि अगर मैं अपने कोड में कोई भी चेंजिंग करूं, मुझे दोबारा से आके सर्वर को रीस्टार्ट ना करना पड़े, ऑटोमेटिक क्या हो जाए, मेरा सर्वर रीस्टार्ट। ठीक है। उसके अलावा जब आप ये वाली चीज़ें चला रहे होंगे, तब आपके पास इस तरह का हमारा सर्वर चल जाएगा। और उसके बाद
एक और चीज जो यहाँ पे मिलती है फास्ट एपीआई के अंदर बहुत मिलती है, स्लैश डॉक्स। डॉक्स का फायदा क्या है कि आपके पास में यहाँ पर जितनी भी आप एपीआई बनाते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास बाय डिफॉल्ट क्रिएट होकर आती है। और ये वाला फीचर सिर्फ किसके पास है अभी तक, जितना मुझे पता है सिर्फ फास्ट एपीआई के पास। और फास्ट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए किसको यूज कर रहा है, स्वैगर यूआई। स्वैगर को यूज कर रहा है डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए। लेकिन अगर आप फास्ट एपीआई को यूज नहीं करते तो करना क्या पड़ता है, आप ये पूरी कलेक्शन खुद बनाते हैं एज अ बैकएंड डेवलपर। आप ये कलेक्शन खुद बना के फ्रंट एंड वाले को देते हैं कि आपकी एपीआई की ये एंड पॉइंट्स हैं, ये वाली एपीआई आपकी इस तरह काम करेगी, ताकि अगर आप किसी फ्रंट एंड इंजीनियर को दे रहे हैं तो जब वो एपीआई इंटीग्रेशन कर रहा होगा तो क्या होगा कि वो आपकी ये वाली डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके। और दूसरी चीज़, वहाँ पर हमारे पास सिर्फ स्वैगर नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है हमारे पास पोस्टमैन। पोस्टमैन का तो सुना ही होगा, परेशान क्यों होगा शायद। पोस्टमैन की कलेक्शन बना के हम वो कलेक्शन बना के दे देते हैं कि अगर कोई भी उस कलेक्शन को यूज करे तो उसके पास क्या आ जाते हैं, पोस्टमैन के सारे पॉइंट्स बने हुए आ जाते हैं। जिस तरह यहाँ पर स्वेगर के आ रहे होते हैं उसी तरह आपके पास पोस्टमैन के अंदर भी वो सारी चीजें बनी हुई आ जाती हैं। उसके अलावा हमने एंड पॉइंट्स बनाए थे। अभी प्रोजेक्ट शायद मेरे पास हो, अगर हम ना यहाँ पर इसको ओपन ही कर लें, कंफर्म नहीं है लेकिन हम देख लेते हैं। चेक कौन सा है यहाँ पर, पता नहीं, अभी मैं यही कह रहा था वो, लेकिन वो कह रहे हैं पता नहीं कौन से भाई, ये भाई इन्होंने कल बनाई है, इनसे पूछ लो कैसे बनेगी। लेकिन जेमिनाई का इशू सुना है मैंने कि जेमिनाई की वाला इशू आ रहा है, काफी आ रहा है। या तो आप उसका यूज बहुत ज्यादा करें, वो ब्लॉक कर देता है आपको। और दूसरा ये है कि अगर आप दूसरा अकाउंट भी बना रहे हैं फिर भी नहीं कर रहा है, क्योंकि आप उसने आपकी क्या ब्लॉक की है, मेन आईपी। अब जब आप आईपी चेंज करेंगे तब वो क्या होगा, तो कभी ना लैपटॉप यहाँ लेकर आइएगा, यहाँ से बैठ के बना के देखिएगा, शायद बन जाए। अगर आईपी वाला मसला है तो ये वाला काम इस तरह हल हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। नहीं तो क्या करें, वही वाला हल, थोड़े से पैसे खर्च कर लें। या तो आप इस पर आ जाए ओपन एआई पे, या तो आप ओपन एआई को भी छोड़ के कहाँ पर आ जाए, डायरेक्ट क्लाउड कोड पे। आप लोगों ने तो वो 3 मंथ वाली ऑफर भी ले ली, उसका लास्ट मंथ चल रहा है $10 वाली। अगले मंथ से जो क्लाउड लेगा तो वो कितने डॉलर पे कर रहा होगा दोबारा से, $20। अभी जो तीन महीने के लिए शायद ये ऑफर लगी थी $10 वाली। तो अगर किसी को क्लाउड की आदत हो गई, आदत लगानी थी बस उन्होंने, क्योंकि उनको पता था $20 वाले तो ये लोग खरीदेंगे नहीं, तो कौन से वाले की ऑफर ले लो। और काफ़ी लोगों ने खरीदा है $10 वाला। अगर अभी मैं पूछूं किसने $10 का सोच के ये वाली चीज़ ली जब डिस्काउंट लगा, तो बहुत सारे लोगों ने ली हो। अब क्या हुआ, क्लाउड की आदत लग गई। अब अगर अगले महीने आपके पास क्लाउड नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, उसके लिए $20 भी देंगे। तो ये होता है, ये मार्केटिंग के लिए होता है। इसलिए मैंने आपको बता दूं, ये जो बड़े बड़े जाइंट्स आते हैं, जो स्टार्टअप्स आते हैं, ये स्टार्टिंग में आपको अपनी सर्विस फ्री क्यों देते हैं, ताकि आप उनकी सर्विस को यूज करके उनकी सर्विस की क्या हो जाए, आदि हो जाए। अब जब आप उनसे पैसे मांगेंगे वो आपको खुशी खुशी देंगे। अब आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कितना चलाते हैं, आप डिपेंडेंट ही उसी पे। कल को अगर वो पेड कर दे, आप नहीं दोगे उसके लिए पैसे, दोगे, लास्ट भी दोगे, दोगे भाई दोगे। आप अभी कह रहे हो नहीं देंगे, जब तक आपको कोई उस जैसा दूसरा सोल्यूशन नहीं मिल जाता तब तक आप उनको पेड करोगे। ठीक है, तो हमारे पास ना लकी बैडनेस हो गया हमारा कि हमारे पास ये वाला प्रोजेक्ट है नहीं। टूडू है, फास्ट एपीआई है, लेकिन शायद यही हो। अगर हम इसको चेक कर लें, सीएमडी कोड स्पेस डॉट, ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। तो ये वाली जितनी चीजें यहाँ लिखी हुई है ना कि एंड पॉइंट्स बनाने वाली, ये सारी चीजें हमने क्लास में की हुई है। तो अगर हम यहाँ पर आए ना, ये सारी चीजें अगर आप इस पूरे सेटअप
पूरी चीज़ को फॉलो करते हुए ये सारी चीज़ रन करेंगे तो आप कम से कम ये वाला काम हो जाएगा। अब ये वाली चीज़ जो यहाँ पर दी थी, हमने किस तरह बनवाया था ये वाला प्रोजेक्ट, कि हम क्या लिख के लाए थे, प्रॉम्प्ट्स। ये प्रॉम्प्ट हमने किसको दिए थे, क्लाउड को। क्लाउड कोड ने मेरे बिहाफ पे क्या किए थे, वो वाले एंड पॉइंट्स ऐड किए थे। जैसे ये वाला है, क्या लिस्ट क्या ऐड कर रहे हैं आप, लिस्ट ऑफ 3 डेमो स्टूडेंट विद पाकिस्तानी नेम इंक्लूडिंग आईडी, नेम, एज और ईमेल। अब इसी तरह ना यहाँ पर आप आके अगर आप यहाँ पर देख लें, क्या हमारे पास 3 डेमो वाले बने हुए, क्या यहाँ पर पाकिस्तानी नेम ही है, ये किसने किया था, ये भी क्लाउड ने किया था। उसके बाद अगर आप दूसरा प्रॉम्प्ट दें, इसी तरह का कोई डेटा आया था और उसके लिए ना यहाँ पर इन्होंने एंड पॉइंट ही बना दिए थे। अब आपको एक और चीज़ पता है कि फास्ट एपीआई के अंदर अगर आपने कभी भी कोई एंड पॉइंट बनाना है तो उसके लिए क्या तरीका है, सबसे पहले आप फास्ट एपीआई को करते हैं यहाँ पर इनिशियलाइज, ये रखो। और फास्ट एपीआई क्या करनी पड़ती है, उससे पहले आपको अपने पास इंस्टॉल नहीं करेंगे, आपके पास एपीआई आपके पास वर्क नहीं करी होगी। तो सबसे पहले आपको उसको करना है इनिशियलाइज। और दूसरा काम क्या करते हैं कि जब भी आप लोगों ने कोई भी एंड पॉइंट डिफाइन करना है तो आप ना उस फंक्शन से पहले एक लगाते हैं डेकोरेटर। अब डेकोरेटर का आइडिया कितने लोगों को है? अच्छा, आज की क्लास में मैंने आपको बताया ना कि मेन जो फोकस होगा वो किस पे होगा, मेन फास्ट एपीआई और क्यूरी पे। हम आपको क्या देंगे, बस कॉन्सेप्ट, कोड वाली चीजें बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे आप लोगों को। इम्प्लीमेंटेशन टाइम बचता है तो कर लेंगे, लेकिन मेन जो फोकस होगा वो किस पे होगा, थ्योरी पे। तो ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ और आप लोग बातें कर रहे हो। इससे बचने के लिए मैं जो चीज़ बताऊंगा, जैसे मैंने आपको फास्ट एपीआई का इनिशियल चीज़ बता दी, अब ये वाली चीज़ अगर आप लोगों ने सुन ली आपको समझ आ जाएगी। तो ये वाली चीज़ बताने के बाद मैं आप लोगों को स्टेज पे बुलाऊंगा, किसी को भी रैंडम। तो कोई मुझे ये ना कहे कि हमें पता नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं वो चीज़ बता के उसी के हवाले से क्या करूंगा, आप लोगों से सवाल। तो अगर कोई बातों में लगा हुआ है तो उसकी गलती है, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ और उसी के हवाले से आप लोगों से सवाल करूँगा, ठीक है। और जिस पे शक हुआ जा रहा है उसको तो नहीं बुलाएंगे जिसको पता होगा, बुलाएंगे किसको, जिस पे शक हुआ कि इसको नहीं पता, ये बातों में रहा इस तरह, ठीक है। तो अब अगर आप बातें करें तो अपनी जिम्मेदारी भी करिएगा। स्टेज पर अगर आप लोग आ गए तो मुझे ये नहीं कहिएगा कि सर हमने ये वाला पार्ट नहीं सुना या हम बातें नहीं कर रहे थे, कुछ भी। तो गौर से सुन ले, मेन चीज़ जो मैंने आपको बताई है, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करनी है, फास्ट एपीआई को इनिशियलाइज। उसके बाद जब भी आप इसको इनिशियलाइज करते हैं, कोई भी एपीआई का एंड पॉइंट डिफाइन करने के लिए, एपीआई का एंड पॉइंट डिफाइन करने के लिए आप क्या करते हैं, आप लगाते हैं डेकोरेटर। डेकोरेटर क्या होता था, एट द रेट तो होता ही है। डेकोरेटर का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये हमने पढ़ा था पाइथन के अंदर। डेकोरेटर का काम क्या होता है कि किसी भी फंक्शन की फंक्शनैलिटी को चेंज किए बगैर उसके ऊपर क्या ले आता है, एक रैपर ले आता है। उस रैपर की अपनी फंक्शनैलिटीज होगी। तो अभी यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं @app.get, ये क्या कर रहा है कि आप इस ऐप के अंदर से बता रहे हैं कि आपके पास कौन सी रिक्वेस्ट है, पहली गेट की रिक्वेस्ट। और आप लोगों को ये भी पता है कि फास्ट एपीआई जब भी हम बना रहे होते हैं, फास्ट एपीआई से जब भी हम एपीआई लिखते हैं, एपीआई कौन सी होती है, रेस्ट एपीआई। कौन सी होती है, रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करती है, एचटीटीपी। एचटीटीपी के काफी सारे मेथड्स होते हैं, मेथड्स भी हमने पढ़े, कौन कौन से, गेट, पोस्ट, रीड, पुट, फैच, ऑप्शन, हेड, बहुत सारे होते हैं। लेकिन आप लोगों को कौन से पता है फिलहाल के लिए, 5 कौन कौन से, गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट और फैच। तो ये सारे जब भी हम ना यहाँ पर किसी भी एंड पॉइंट को सारा डिफाइन करना पड़ेगा, तो आप क्या कर रहे होंगे, बस इसके ऊपर आगे इंटीग्रेट करेंगे एक डेकोरेटर, और इस डेकोरेटर के बिहार में क्या चल रहा होगा, हमारा ये वाला फंक्शन। तो यहाँ पर ना इसी तरह हमने ये डेकोरेटर लगा के सारी एपीआई डिफाइन की है। ये वाली कौन सी है, एक स्लैश की, उसके बाद कौन सी वहाँ पर स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स, और यहाँ पर स्टूडेंट। अगर आपने इस कोड को चलाना होगा तो आप क्या करेंगे, सिंपल कोड को चलाने का तरीका क्या आपको पता है, अगर आप इस डॉक्यूमेंट पे भी आ जाए, क्या तरीका, यूवीकॉन। यूवीकॉन के बाद क्या देंगे आप, अपनी फाइल का पाथ। तो अगर आप इसी कमांड को कॉपी कर लें या सिर्फ फास्ट एपीआई डेफ भी कर लें, ये भी एक ऑप्शन है। तो अगर आप डायरेक्ट आके ना यहाँ पर कर लें फास्ट एपीआई डेफ, तो होगा क्या कि आपका सर्वर
आपका सर्वर हो जाएगा यहाँ पर स्टार्ट, अगर हम टर्मिनल ओपन कर लें इसका, और ठीक है, यहाँ पर टर्मिनल थोड़ी सी देख लेते हैं। ओपन कर लेते हैं यहाँ से डिबग। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको कुछ हो गया है तो एक काम कर लेते हैं कि ये जो हमारा टू फास्ट API है, ये वाला CMD यहाँ खुला हुआ है, यहाँ पर कर लेते हैं वही वाली कमांड। कमांड क्या है? फास्ट API, फास्ट API, और यहाँ पर कर लेते हैं हम तो भी क्या करेगा हमारा सर्वर ऑटोमेटिक क्या कर देगा, रन। और यहाँ पर एक और चीज़ मसला हो गया मेरे ख्याल में, हमारे पास UV इंस्टॉल नहीं, बल्कि है लेकिन हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या नहीं है, हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट भी ठीक है, इसको हटा देते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए भी यहाँ पर, एक्टिवेट करने के लिए भी यहाँ पर एक कमांड थी, अगर आप यहीं पर आके देख लेते थोड़ा सा ऊपर, VNV स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट डाउनलोड तो है, बस इसको हमें क्या करना है, एक्टिवेट। अब अगर आप यहाँ पर कर लें फास्ट API, अब हो जाना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग सर्वर कौन सी पोर्ट पे गया, लोकल होस्ट, इसकी कॉपी कर लें आप यहाँ पर आके, और यहाँ पर आके आप इसी तरह से कर दें। ठीक है, हमारा यहाँ पर सर्वर चल रहा है। और दूसरा क्या है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर, मैंने एक और चीज़ बताई, स्लैश डॉक्स। जब आप डॉक्स पर आते हैं, आपके पास जितनी भी API बनी हुई वो सारी की सारी आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आके, भाई लाइट बंद हुई है ना, अभी चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जितनी भी आपने APIs डिफाइन की हुई है, वो APIs आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। तो ये स्लैश हेल्प वो एक API बनाते हैं, वो API का स्टेटस चेक करने के लिए, API की चल रही नहीं चल रही, हमारा सर्वर चल रहा नहीं चल रहा, तो आप क्या करते हैं, स्लैश हेल्प। उसके अलावा उसको कोई काम नहीं, बस वो API का स्टेटस बताती है कि API की हेल्थ क्या है, इस तरह। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें हमारे पास हुई हुई है। तो अब अगर आप इसी डॉक्यूमेंट के अंदर आए, बाकी सारी चीज़ें भी हमने कवर की थी कि हमारे पास APIs के बाकी राउट किस तरह बनाने हैं, सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, ये आपको कहाँ तक ले जाएगा, ये वाले अगर आप डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हैं, इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हुए आपकी APIs भी बन जाएंगी, और आप अपनी APIs का डेटा कहाँ पर स्टोर कर पाएंगे, डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर स्टोर करने के लिए ये वाली चीज़ें तो नॉर्मली हमने बनाई हुई है। एक और चीज़ जो हम पढ़ते थे, एक तो हमारे पास होती थी पाइडेंटिक। पाइडेंटिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, किसके लिए काम आता था, डेटा वैलिडेट करने के लिए। लेकिन एक और चीज़ आप लोगों ने पढ़ी है, SQL मॉडल। SQL मॉडल क्या है? SQL मॉडल भी क्या है, डेटा वैलिडेशन के लिए। लेकिन SQL मॉडल के पास एक और काम होता है, एक और काम होता है कि वो आपके डेटाबेस के टेबल भी क्रिएट कर सकता है, ये मैंने बताया था। अब मुझे बताएं कि अगर आप न्यून का डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि वहाँ पर फॉर्मेट कौन सा चलेगा आपका, की और वैल्यू, ये वाला पेयर चल रहा होगा, सॉरी की वैल्यू पेयर कह रहा हूँ, टेबल, रो और कॉलम, ये वाला फॉर्मेट चल रहा होगा। तो आपको क्या करने पड़ेंगे, टेबल के अंदर पहले से रो और कॉलम डिफाइन करने पड़ेंगे। अब अगर आप डेटाबेस पे डेटा भेज दें, आपके पास पहले से कोई टेबल ही नहीं बना हुआ, ये भी गलती है। तो आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपका जब डेटा पहली दफ़ा ऐड हो रहा हो किसी डेटाबेस के अंदर, तो होना क्या चाहिए, उससे पहले पहले आपके पास आपका टेबल क्रिएट डेटाबेस के ऊपर हो जाए। कि वरना अगर डेटाबेस आपने क्रिएट नहीं किया, उसको पता ही नहीं होगा कि मुझे किस कॉलम में कौन सी वैल्यू जाकर रखनी है। तो ये वाली चीज़ भी करनी है। तो इसके लिए ना बहुत अच्छी चीज़ हमारे पास यहाँ पर SQL मॉडल तो है ही, पाइडेंटिक तो है ही, लेकिन हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, SQL मॉडल। अब SQL मॉडल ना आपके पास दोनों काम कर देता है कि सबसे पहले वो आपकी वैल्यूज को भी चेक कर रहा होता है, आपकी डेटा का वैलिडेट भी कर रहा होता है, और दूसरा काम क्या करता है वो कि आपका टेबल भी क्रिएट कर सकता है। अब मेरा आपसे ही सवाल है
क्या एसक्यूएल मॉडल क्या एसक्यूएल मॉडल एक टाइम पे दोनों काम कर सकता है, कि डेटा को भी वैलिडेट करे और उसी के साथ साथ टेबल्स भी क्रिएट करे? सवाल दोबारा से ये, एसक्यूएल मॉडल क्या एसक्यूएल मॉडल ये काम कर सकता है कि आपका डेटा को भी वैलिडेट करे उसी टाइम पे, और उसी टाइम पे आपका क्या कर रहा हूँ, टेबल भी क्रिएट कर रहा हूँ? ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि दोनों काम एक साथ हो जाएंगे? हैंड रेस करने से। ठीक है, और कितने लोग ऐसे हैं वो जो बोले नहीं एक टाइम पे एक ही काम होगा, या तो टेबल क्रिएट हो रहे होंगे या तो क्या होगा, डेटा को वैलिडेट कर रहा होगा? ऐसे कितने लोग हैं हैंड रेस करने से? एक दो। ठीक है, तो ऐसे लोग कम हैं जो कह रहे हैं कि एक टाइम पे एक ही काम हो रहा होगा। मेजोरिटी तकरीबन किसके साथ है, एक टाइम पे दोनों। लेकिन ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन होता नहीं, ऐसा नहीं होता। अब आप लोगों ने ऐसे पैटर्न पकड़ लिए कि मैं कुछ कह रहा हूँ तो आप पहले समझ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एसक्यूएल मॉडल के अंदर एक टाइम पे एक ही काम हो रहा होता है, या तो टेबल क्रिएट हो रहा होगा या तो वो डेटा को वैलिडेट कर रहा होगा। एक टाइम पे दो चीज़ें नहीं हो रही, या तो वो सिर्फ डेटाबेस वाली साइड पे चला जाएगा, डेटाबेस के टेबल्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, या तो वो इस साइड पे आ जाएगा कि आप भी क्या कर रहे हैं, डेटा को वैलिडेट कर रहे हैं। और इसके लिए भी हमारे पास प्रॉम्प्ट था कि हमने क्या कहा था कि प्रिपेयर क्या कर दो आप इसके लिए एक मॉडल, किसके लिए, डेटाबेस यूज एसक्यूएल मॉडल लाइब्रेरी कीप इन मेमोरी स्टोरेज वर्किंग फॉर नाउ। पहले हमने क्या यूज किया था इसके साथ, एसक्यूएल लाइट। लेकिन हमें पता है कि हमें एसक्यूएल लाइट यूज नहीं करना, हमें कौन सी सर्विस यूज करनी है इसके साथ, नियॉन की। कौन सी वाली यूज करनी थी, नियॉन की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारा स्टेप 7 है, यहाँ पर आके ये जो मैंने आपको नियॉन बताया, नियॉन क्या है, सर्विस है जिसने डेटाबेस को कहाँ डिप्लॉय किया हुआ है, क्लाउड के ऊपर। कहाँ डिप्लॉय किया हुआ है, क्लाउड के ऊपर। पर एक सर्विस है, लेकिन बिहाइंड द सीन जो हमारे पास चल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कौन सा डेटाबेस चल रहा है, पोस्टग्रेस। आप मल्टीपल टाइप के पोस्ट हमारे पास डेटाबेसेस देख चुके हैं। आप लोगों ने पोस्टग्रेस भी देख लिया, आप लोगों ने एक और देखा है वेक्टर डीबी। शायद अगर किसी ने मोंगो डीबी पे काम किया हो तो आपने एक तीसरे किस्म का डेटाबेस देख लिया होगा। डेटाबेस हमारे पास बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन हर डेटाबेस में कोई ना कोई मेजर फर्क होता है। और ऐसा नहीं है कि हर डेटाबेस के अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और हर डेटाबेस के अंदर कोई ना कोई बुराइयाँ भी होती हैं। तो अगर आप ये पूछे ना कि मैं मेरे लिए या किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर कौन सा कोई स्पेसिफिक डेटाबेस यूज़ हो रहा होगा, ऐसा नहीं होता। किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर कोई एक डेटाबेस कभी यूज़ ही नहीं होता, मल्टीपल डेटाबेस यूज़ हो रहे होते हैं हर काम के लिए। अभी लास्ट में हमने क्यूबरनेटिस पढ़ा, क्यूबरनेटिस में मैंने आपको बताया था एक और डेटाबेस होता है, वो बीच में आता है ना ETCD, वो भी क्या एक तरह का डेटाबेस जो कि क्या स्टोर कर रहा होता है अपने पास, लॉग्स। वो भी एक तरह का डेटाबेस है। कौन किसके अंदर करता है वो, की वैल्यू पेयर के अंदर। डेटाबेस आपके पास बहुत सारे होंगे, हर काम के लिए आपके पास अलग डेटाबेस होगा। अब आप कहते हैं वहाँ पे पोस्टग्रेस डाल दो, आप हो सकता था आप बोले यार क्यों, हमने तो पोस्टग्रेस पढ़ा है, क्यूबरनेटिस से पोस्टग्रेस होना चाहिए था। क्या ये पॉसिबल है कभी? वो इतने से लॉग सेव करने के लिए की वैल्यू के बजाय वो पूरा टेबल बना के क्यों स्टोर करेगा, वो उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो हर काम के लिए बस ये याद रखें कि डेटाबेस आपके पास अलग अलग होंगे, डेटाबेसेस आप अपने यूज केस के हिसाब से डिसाइड करेंगे। कभी भी ये नहीं होगा कि आप बोलें कि मुझे पोस्टग्रेस आता है तो हर जगह कौन सा डेटाबेस फिट होगा, पोस्टग्रेस। ऐसा नहीं है, डेटाबेसेस चेंज होंगे, लैंग्वेजेस भी चेंज होंगी, लेकिन किसके हिसाब से, यूज केस के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप बोलो मुझे पाइथन आती है, उस बेचारे को रिएक्ट नेटिव बनानी है, आप बोलो नहीं यार मैं मुझे नहीं आती है, इस तरह का कुछ आप किसी ना किसी तरीके से वो लैंग्वेज उसके अंदर फिट कर दो। क्या आप इतनी अच्छी एप्लीकेशन बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। अब जो चीज़ जिस काम के लिए बनी ही नहीं है आप उसको वहाँ फिट कर दो, क्या वो सोल्यूशन आपके लिए कामयाब होगा? नहीं होगा। तो इससे बेहतर था कि आप सर्च करते कौन सा सोल्यूशन इसके लिए बेहतर है, खुद सीख लेते, फिर इम्प्लीमेंट कर लेते, या तो किसी से इम्प्लीमेंट करवा लेते। ये भी एक बेहतरीन मॉडल है। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम बोलते हैं यार मुझे ये काम आता है, जो काम आता है मैं बस वो करूँगा, जो काम मुझे नहीं आता वो मैं नहीं करूँगा। मैं भी इस लूप में रह रहा था बहुत पहले तक, कुछ मेरी इस लूप से जान छोटी है, कोई 1.5 साल पहले तक।
मैं सिर्फ वो वाला बंदा था कि मैं बोलता था कि जो काम मुझे आता है बस वही काम मेरे तक लाना, जो काम मुझे नहीं आता वो मुझे नहीं देना। ऐसे क्लाइंट से मैं बात भी नहीं करता। लेकिन अब क्या है, अब क्या हो गया, कॉन्सेप्ट सेम है हर लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट हर लैंग्वेज का सेम है। आपके पास कोड नहीं भी आता, आपको नहीं आता ना, चैट जीपीटी को तो आता है, क्लाउड को भी आता है, जितने एआई मॉडल्स हैं उनको तो पता है। अभी आपके पास जो हैकाथन 0 आ रहा है, हैकाथन 5 आ रहा है, ये क्या मिल रही है आपको, रिक्वायरमेंट तो मिल रही है। हम्म वो हमारी फाइल के अंदर जाके डेटाबेस की यूआरएल दिख रहा है, हमारे उसको मैंने कहा कि अभी अभी बताता हूँ, ये अभी बताता हूँ। पूरा पुराना बीच में क्या हो गया, एक तरह का फ्लो ब्रेक हो गया। क्या बता रहा था मैं कि आपके पास जो रिक्वायरमेंट आ रही है, वो रिक्वायरमेंट भी क्या है, वो सर दे रहे हैं। क्या आपको पहले से पता था कि ये चीज़ है, या आपको रिक्वायरमेंट देखने से पहले वो चीज़ आती थी? पहले नहीं आती थी। क्या कर रहे हो आप, सीख रहे हो, लगा रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो। क्लाइंट से जब प्रोजेक्ट आता है वो इसी तरह का होता है कि आपको वो चीज़ें नहीं आती, क्लाइंट को कोई सोल्यूशन चाहिए होता है, आप वो पढ़ के क्या करेंगे, वो चीज़ बना के दे देंगे। अगर आप हैकाथन बना पा रहे हैं, हैकाथन 0, हैकाथन 1, ये सारी चीज़ें आप देख के बना पा रहे हैं, चीज़ें नहीं आती सीख के कर रहे हैं, तो इतना आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जब आपके पास फ्रीलांस का कोई प्रोजेक्ट आता है, आप वो भी डिलीवर कर सकते हो। क्योंकि वहाँ पर भी आपको क्या मिलती है, रिक्वायरमेंट मिलती है। बस आपकी एक चीज़ अच्छी होनी चाहिए वहाँ पर, कम्युनिकेशन, कि आपने बेचना किस तरह है। ऐसा ना हो कि वो 100 रुपये का प्रोजेक्ट है, वो बोले 10 रुपये ले लो, आप बोलो ठीक है। ये नहीं करना भाई, ऐसा कभी नहीं करना। बस आपकी ना जो आजकल के टाइम पे स्किल चलेगी वो कौन सी है, कम्युनिकेशन आपकी बहुत बेहतर होनी चाहिए। गोरे बहुत बदतमीज हो गए किस टर्म में, कि पहले जब वो आते थे उनको नहीं पता होता था, वो हमसे ही सीखने आते थे। अब वो सब कुछ सीख के आ रहे हैं किससे, एआई से, चैट जीपीटी से। हमारे पास रिक्वायरमेंट लाने से पहले वो पूरा एनालिसिस करके आते हैं, कितना टाइम लिमिट लगेगी, कितना बजट होना चाहिए, कैसे कैसे बनेगा ये, मतलब कितने डेवलपर, कितनी रिसोर्सेज लगेंगे। तो अब अगर आप ना उसको सामने से कुछ कह रहे होगे, मजीद बहुत ज़्यादा कह रहे होगे, जैसे अगर 100 रुपये का काम है, आपने 150 रुपये बोल दिए, फंस जाओगे। आपने डेडलाइन बहुत ज़्यादा बता दी, ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बता दी, वो होमवर्क करके आया अपना। तो आज के टाइम पे ना वाली चीज़ कम हो गई है कि आप क्लाइंट को क्या बना दो, बेवकूफ़, बहुत कम हो गई है। लेकिन एक और चीज़ का फ़ायदा हो गया है कि क्लाइंट आपसे कहता है कि आज के टाइम पे कि आपको एआई के दौर में इतना टाइम क्यों लग रहा है, और वो भी सही कह रहे हैं। कोड आप लिख ही नहीं रहे आज के टाइम पे, कौन लिख रहा है, एआई। फंसे वो लोग जो एआई को यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन वो लोग अभी भी सही हैं जो एआई को यूज़ कर रहे हैं, और एआई को यूज़ करते हुए क्या कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं। वो फिर भी स्पीड में अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर देते हैं। लेकिन जो एआई को यूज़ ही नहीं कर रहे, उनको अभी भी उतना टाइम लग रहा है, लेकिन बजट अब क्या है, थोड़ा सा कम मिल रहा है। वजह उसकी ये स्पीड आ गई, क्लाइंट थोड़े से क्या हो गए, समझदार हो गए। तो ये काम है। तो आपके पास ना, यही वाली बात कह रहा हूँ कि अगर आपके पास लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट सेम होने चाहिए। अगर आपके पास कोई भी काम किसी भी लैंग्वेज के ऊपर आ रहा है, ले लो, या तो आप खुद कर लो, लेकिन अगर एक खुद नहीं भी कर सकते, किसी को दे दो। आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मेरे पास फ्लटर का काम आ रहा है, मुझे फ्लटर नहीं आती, मैं देखूंगा मेरे डोमेन में कितने लोगों को फ्लटर आता है। अगर मुझे वो फ्लटर वाला काम मिल गया, क्या मैं उससे करवा सकता हूँ, करवा सकता हूँ। मैंने फ्लटर की एप्लीकेशन के कितने पैसे लिए, 100 रुपये। जिससे मैंने काम करवाया उसको कितने दे दिए, 70 रुपये। कितने बचे मेरे पास, 30 रुपये। लेकिन अगर मैं मना कर देता, ये 30 भी बचते नहीं बचते। तो ये वाले, जब आप इस वाले पार्ट में पड़ जाते हो ना, कि आउटसोर्सिंग वाले मॉडल में आप आते हो, तो उसका बड़ा फायदा होता है। काम आपके लिए कोई और कर रहा होता है, और आपके थोड़ा बहुत आपकी क्या हो रही होती है, इनकम जनरेट हो रही होती है। लेकिन कब होती है, जब आपके पास बंदे काम के हो। ये भी याद रखिएगा, अगर आपके पास रिसोर्स अच्छी नहीं है, आप उनको काम दे के भूल जाओ, आप उन पर भरोसा कर लो। तो अब क्या होगा, जब आपकी डेडलाइन होगी, आप उनसे पूछ रहे हो प्रोजेक्ट हो गया, वो कह रहा है नहीं यार स्टार्ट किए, फिर आप क्या होते हैं, फिर क्लाइंट के सामने दलील होते हैं। और अगर आपकी प्रोफाइल है, तो वो प्रोफाइल भी क्या होती है, फिर खराब होती है। तो आप लोगों ने ऐसी रिसोर्सेज रखनी है आगे जाके। मैं आगे के लिए बता रहा हूँ, पहले तो आप खुद स्टार्ट करेंगे, पहले खुद स्टार्ट करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इस लेवल पे आएंगे। ये तब की चीज़ है,
लेकिन बस मेन चीज़ क्या है, आपके पास लैंग्वेज का बैरियर नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पर जब आप स्टेप 7 पर आ जाएंगे तो स्टेप 7 क्या है आपका, डेटाबेस पे नियॉन पोस्टग्रेस बता दिया मैंने, नियॉन क्या एक सर्विस है, सारी चीज़ें। सबसे पहले आप लोगों ने क्या क्रिएट करना है, यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए लिंक यहाँ पर है। यहाँ पर आप लोगों ने तकरीबन मेजोरिटी का नियॉन पे अकाउंट होगा, कोई ऐसा जिसका नियॉन पे अकाउंट नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है। तो नियॉन पे सबका अकाउंट होगा। आपको ये वाली यूआरएल किस तरह निकालनी है इसके अंदर से, ये भी आप लोगों को पता है। तो बस ये क्या करनी पड़ती है आपको, ENV के अंदर आगे पास, और उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ बताई हुई है कि आपको ना ये वाले कुछ दो पैकेज इंस्टॉल करने, एक तो .env और ये सारी चीज़ें। तो आपका ना डेटाबेस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा SQL मॉडल के जरिए, ये रहो। और इसके अंदर ना ये 3 चीज़ें और होती हैं, वो मैंने नहीं बताई, ये देखो। ये चीज़ बताई थी क्लास में, कमिट क्या होता है, रिफ्रेश क्या होता है, ऐड क्या होता है, ये बताई थी। ये क्या होता है, आपके पास सेशन होते हैं कि अगर आपका काम सारा का सारा हो जाए, अगर आप देखें यहाँ पर भी लिखा होगा कहीं ना कहीं, ये रखो। ये वाली चीज़ क्या है, ये 3 चीज़ें क्या है, सेशन डॉट ऐड, और एक और चीज़ इसके अंदर आती है डिपेंड्स। ये डिपेंड्स पता है क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन किसको पता है कि क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमारे कोऑर्डिनेटर्स का है, हमजा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। हाँ आ जाओ। अच्छा, आप लोग जिस क्लास में आगे पढ़ते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटर्स बेचारों के साथ ऐसा नहीं होता, उनको टॉपिक चले आते हैं सर हमजा की तरफ से 1 हफ्ता पहले। तो वो क्या करते हैं, जब वो क्लास में आते हैं तो वो क्या करके आते हैं, सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ के आते हैं। तो अगर आपको टॉपिक्स के हवाले से कोई कोऑर्डिनेटर से सवाल जवाब करने हो तो वो तैयार होते हैं, और आपको कोई इशू भी आ रहा हो तो आप कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमारे पास बेसिकली सिर्फ एक कोड को लिखने का तरीका होता है, एक डिज़ाइन पैटर्न होता है, जो कि हमारे पास एक क्लास या फिर कंपोनेंट दूसरे क्लास या कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। तो इसी को ही हम बेसिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं। ये कोई एक्सटर्नल हमारे पास कोई पैकेज वगैरह या कुछ भी नहीं है, बस ये एक डिज़ाइन पैटर्न है, कोड लिखने का तरीका है, जो कि हमारे नॉर्मल तरीके से भी हम वही सेम काम कर सकते हैं और डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू भी हम सेम काम कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके हमारे पास मल्टीपल फायदे होते हैं, तो बाकी इन डिटेल जो है वो आपको सही बता देंगे। ठीक है, तो अभी ना इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन को देखने से पहले यहाँ पर ना इस डिपेंड्स के अंदर एक आपका ना फंक्शन बना हुआ है गेट सेशन। तो अगर आपने ये गेट सेशन वाला फंक्शन ढूंढ लें, ये कर रहा है कि यहाँ पर ना ये जो सेशन है इसके अंदर सबसे पहले क्या पास हो रहा है, एक इंजन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक और सेशन। उससे पहले भी अगर आप यहाँ पर आके देखें, इस इंजन के अंदर क्या है, एक चीज हमने इंपोर्ट की हुई, क्रिएट इंजन, और उसके बाद क्या की हुई, इसके अंदर क्या पास किया हमने, डेटाबेस का URL। फिर इसके बाद एक और फंक्शन है हमारे पास, क्रिएट DB। अब ये जो सेशन वाली चीज है ना, ये याद रखिए कि अगर आप किसी भी रिक्वेस्ट के साथ किसी भी फास्ट API के एंड पॉइंट पे आपकी रिक्वेस्ट आती है, तो ये जो आपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगाया हुआ है, किसके साथ लगाया हुआ है, उस रिक्वेस्ट के साथ। किसके साथ लगाया हुआ, उस रिक्वेस्ट के साथ। तो अब होगा क्या है कि जब भी ये रिक्वेस्ट आएगी किसी भी एंड पॉइंट के ऊपर, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। और इसके अंदर हमने काम क्या किया हुआ है कि आपने जो गेट सेशन वाला फंक्शन है, इसको क्या कर देना आप जाके कॉल। मैंने आपको एक चीज बताई अभी के लिए कि अगर आप पहली रिक्वेस्ट करें किसके ऊपर, डेटाबेस के ऊपर, अगर आप पहले रिक्वेस्ट करें किसके ऊपर, डेटाबेस के ऊपर, और डेटाबेस पे टेबल ही नहीं है, फिर तो आपको क्या करना है कि कुछ ऐसा करना है कि जब भी रिक्वेस्ट जा रही हो तो वो पहले चेक कर ले कि क्या हमारे पास डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स बने वो क्रिएट हुए हैं। अगर वो टेबल्स क्रिएट होते हैं तो वो डेटा भेज देता है, लेकिन अगर टेबल क्रिएट नहीं होते तो वो क्या करेगा, वो टेबल क्रिएट करेगा पहले, फिर वो चीज़ करेगा। तो डिपेंड्स क्या है, आपकी किसी भी रिक्वेस्ट के साथ वो चीज़ अटैच हुई है। जब भी आपके रिक्वेस्ट के ऊपर, जब भी आपके किसी भी पॉइंट के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी तो वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन चलेगा, और उसके अंदर जो भी आपने पास किया हुआ वो चीज़ लाजमी रन होगी।
बस ये आपने ये बस समझ लें कि आपने डिपेंड्स के साथ अटैच कर दिया, अब जब भी रिक्वेस्ट चलेगी आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन चलेगा। और एक और चीज याद रखिएगा, इस वाले डिपेंड्स को हमेशा आपने क्या रखना है, रूट के ऊपर। आपने क्या रखना है, रूट के ऊपर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको एक फाइल के अंदर ब्रिंग कर दें, अगली फाइल के अंदर डिपेंड्स रखते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो डिपेंड्स वाली चीज रिक्वायर्ड है, ये किसको रिक्वायर्ड है, आपके फ्रेमवर्क को। किसको रिक्वायर्ड है, फास्ट एपीआई के फ्रेमवर्क को रिक्वायर्ड है। तो अगर आप इसको कहीं और लेके जाते हैं तब आपके पास ये वाला एरर फेस करने को मिलेगा। तो आपने कहा रखना है इसको रूट पॉइंट के ऊपर ही, जहां आपने एंड पॉइंट डिफाइन किया है उसी एंड पॉइंट का आप क्या बताएंगे, उस बल्कि एंड पॉइंट बनी, सॉरी, जहां आपने एंड पॉइंट बनाया, माने जहां आपने जिस आप फंक्शन को चला रहे हैं, जैसे आप अभी कौन से फंक्शन को चला रहे थे, यूबीकॉन चलाने के लिए हम क्या कर रहे थे, यूबीकॉन मेन ऐप, जहां पर आपका ये मेन रूट पॉइंट है, वहां पर आप क्या रख रहे होंगे, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन। लेकिन डिपेंडेंसी इंजेक्शन इतना समझ लें कि बस जब भी हमारा एंड पॉइंट चलेगा, उस एंड पॉइंट के साथ क्या कॉल होगा, उस एंड पॉइंट के साथ क्या कॉल होगा, आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अभी तीन चीजें हैं यहाँ पर, सेशन डॉट एड, सेशन डॉट कमिट, सेशन डॉट रिफ्रेश। ये तीन चीजें किसको बताएं, अच्छा मुझे अब लग रहा है कि आप लोग ऐसे तो बताएंगे नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेज पे बुलाना पड़ेगा जी। तो ऐड करेगा डेटाबेस छोड़ के, और उसके बाद कमेंट डालेगा, रिफ्रेश करेगा, रिफ्रेश कर देगा। इतना आसान था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेशन के अंदर ऐड क्या कर रहा है, किसको, db डॉट स्टूडेंट्स को, जो डेटा मेरे पास आया उसको किसके अंदर ऐड कर दिया इसने, सेशन के अंदर। और जो सेशन बना हुआ है किसका बना हुआ है, यहाँ पर एक इंजन रखा हुआ है, और इंजन के अंदर हमने क्या बताया हुआ अपना डेटाबेस का यूआरएल। तो जब सेशन बना इसको ये सब चीजें बताए कि मेरा कौन सा डेटाबेस है, कहाँ पर जाके इस चीज को मुझे ऐड करना है। तो अब जब भी आप यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो इसने क्या कर लिया, उसको सेशन के अंदर ऐड, सेशन डॉट कमिट। कमिट क्या होगा, मतलब आखिरी मरहला, कि वो जो आपके पास सेशन के अंदर चीजें ऐड थी उसको कहाँ भेज दे, वो डेटाबेस के ऊपर। अब जब वो डेटाबेस के ऊपर चली गई, जाहिर है वो तो डेटाबेस पे चेंज हुई, मेरे पास तो वो चीज अप्लाई ही नहीं हुई। तो यहाँ पर आखिरी चीज क्या चला दी, सेशन डॉट रिफ्रेश। तो ये चीज तीन चीजें हैं। तो आप ये वाली चीज ना जब भी डेटाबेस के अंदर कुछ ऐड कर रहे होंगे, और अगर आपका फ्लो यही है, तो आप ये तीन चीजें लाजमी चला रहे होंगे, ऐड, कमिट और उसके बाद रिफ्रेश। ऐड क्या करेगा, सेशन के अंदर ऐड, कमिट क्या कर देगा, फाइनल डेटाबेस के ऊपर वो जितनी भी चीजें सेशन के अंदर रखी होंगी वो सारी जाके पुश, और रिफ्रेश क्या कर देगा, आपके जो भी चीज डेटाबेस के अंदर अपडेट हुई वो चीज क्या कर देगा आगे अपडेट। अब ये सारी चीजें हमने देख ली, ये वाली चीज तो हमने रिवीजन कर ली। अब जो हम चीजें रिवाइज करेंगे, रिवाइज तो नहीं करेंगे, अब हमारी नई चीजें तो ना यहाँ पर वो हम पढ़ेंगे, यहाँ से एजेंट फैक्ट्री, इसके अंदर ना एक ट्यूटोरियल है फास्ट एपीआई। अब यहाँ पर है वो 5 के अंदर, और 5 के अंदर ये रहा, ये पूरा टॉपिक है। अगर आप फास्ट एपीआई पढ़ना भी चाह रहे हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ना एक और चीज इन्होंने बुक में बहुत अच्छी की है कि हर टॉपिक की ना स्किल बना के रखती है। तो अगर आप उस स्किल को यूज करके पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से वो चीज पता पाएगा। स्किल तो पता होगा आपको, स्किल क्यों बनाते हैं, कि आपका काम एक प्रोफेशनल वे के अंदर हो रहा हो। जब आप स्किल बनाते हैं तो ऐसा चांस नहीं होता कि इसके पास इस तरह से काम हो गया, इसके बाद इस तरह से काम हो गया। स्किल को यूज करने में जब आपको काम कर रहे होते हैं, वो काम क्या होता है, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट, हर किसी के पास सेम काम हो रहा होता है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आज के टाइम पे, वो भी आपको क्या बना के दे रही है, स्किल्स। क्या आप उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस सारी चीजें उन्होंने किसके अंदर डाल दी, अपने स्किल्स के अंदर। आप उस स्किल को यूज करके आप अपना काम करवाना। तो ये जो हमारा एआई का मॉडल भी है, अब वो स्किल को यूज करते हुए वो काम कर रहा होगा, सारी बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो कर रहा होगा। अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। पाई टेस्ट भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ शायद, पाई टेस्ट पढ़ा टेस्टिंग के लिए, सर अमीन पढ़ा के गए थे। पाई टेस्ट, एसेट का कीवर्ड लगाते थे, नहीं पढ़ा, पढ़ा है, मैं साथ ही बैठा हुआ था। सर अमीन ने बताया था टेस्टिंग वाला, अमीन मैंने कोई चीजें नहीं, लेकिन हम पढ़ लेंगे दोबारा से। फाइनेंटिंग मॉडल हम पढ़ चुके हैं, क्रेड ऑपरेशन हमारा हो गया। एरर हैंडलिंग में हमने देख ली। डिपेंडेंसी इंजेक्शन अगर किसी ने देखना हो दोबारा, तो वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पर आके ये चीजें पढ़ ले, यहाँ पर वो सारी चीजें बताएंगे। उसके अलावा अब जो हमारी चीज है, एसक्यूएल मॉडल, न्यून का सेटअप हो गया, हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल हो गया। मेन चीज क्या रहेगा हमारे पास, यूजर मैनेजमेंट और पासवर्ड हैशिंग। फिर उसके बाद JWT ऑथेंटिकेशन। फिर आपको मिडिलवेयर्स के बारे में बताना है। मिडिलवेयर्स पता होगा आप लोगों को,
याद हो अगर आपको, हमने पढ़ा था Q2 के अंदर। कम्युनिकेट करना था। हाँ, मतलब जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आती है वो आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले, मतलब आपके रिस्पॉन्स में जाने से पहले पहले वो एक जगह से होकर गुजरती है। अगर आपके पास उस रिक्वेस्ट को आपने मॉडिफाई करना हो या कोई चेक करना हो कि जो यूजर कहीं रिक्वेस्ट भेज रहा है कहीं इस काम के लिए एलिजिबल है भी कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, उसको मजीद आगे जाने दो। लेकिन अगर वो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है तो आप क्या कर दो, बजाय इसके कि रिक्वेस्ट सर्वर पे जाए, सर्वर से वापस रिस्पॉन्स आए, तो आप क्या करते हैं, मिडिलवेयर के थ्रू ही चेक करके उसको वापस क्या करवा देते, रिटर्न। मिडिलवेयर की सिंपल मिसाल, अभी अगर आप 3 बजे क्या टाइम हो रहा है, 28 मिनट, आप लोग यहाँ से उठ के घर जाने की कोशिश करें, मैं आपको बता दूं कि गेट बंद है, तो ये क्या हो गया, मिडिलवेयर। आप मेरी बात पे यकीन करके मैंने आपको यहीं बैठे रहे, लेकिन अगर आप पूरा घूम के जाते, वहाँ गेट पे जाते, गेट बंद मिलता, फिर वापस आते, ये वाला प्रोसेस लंबा हो गया। कौन सा ज़्यादा बेहतर है, मुझसे ही पूछ लेते, या तो खुद जाके देखते, वो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन मुझे यकीन है आप लोग खुद जाके देखते हैं, अगर खुला हुआ मिल गया फिर, हाँ, तो ये है। लेकिन प्रोसेस को अगर आप समझें, उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, उस प्रोसेस में ये हो रहा है कि आप पूरा घूम के आए, सर्वर पे रिक्वेस्ट जाए, सर्वर से रिस्पॉन्स आए, वो चीज़, या तो क्या हो, आप मिडिलवेयर ही चेक कर ले कि ये बंदा सर्वर पे जाने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो आप उसको क्या कर दें, वहीं से रिटर्न, वो कभी भी सर्वर पे नहीं जा रहा होगा। तो ये चीज़ आके देखते हैं, यूज़र मैनेजमेंट, हैशिंग, ये 3 चीज़ें हमने आज करनी है लाजमी। तो ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो नमाज पढ़ ले, फिर हम वापस आके कंटिन्यू करते हैं।